बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मैंने एक इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू GNN पे ऑन एयर गया 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। लगभग 2 घंटे दौरानिए में ये चला इंटरव्यू। 1.5 घंटे के करीब ये इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे सवालात जो मेरे दिमाग में थे, जो लोग पूछ रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर ने उनके जवाब दिए। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं मज़ीद पूछना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत है और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मामला बहुत वसी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मज़ीद मैं चाहता था मैं पूछूं, लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं आई। पहले ही मेरा इंटरव्यू जो है वो लंबा हो गया था, जितना वक्त तय हुआ था उससे ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ वो बर्दाश्त किया और इजाफी वक्त जितना हमने उनसे लिया वो उन्होंने दिया। गो के उठते हुए बाहर जाते हुए उन्होंने कहा यार इतना लंबा इंटरव्यू, तो वो इतना सा ही किला उन्होंने किया। इंटरव्यू से पहले भी मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और इंटरव्यू के बाद भी जाते हुए खान साहब से मैं मिला और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड जो अहम तरीन चीज़ें हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाई है। 10 ऐसी बातें हैं मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब ने बड़ी अहम कहीं या उनका इशारा दिया, या वो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं अब आपको आगाह करूँगा कि इनके ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत क्या करने जा रही है और अंदर की स्टोरी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने मुंह से बोलकर बताई हैं, कुछ उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताई हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज पाकिस्तान भर के टीवी चैनल्स पे जब से इंटरव्यू चला 2 दिन से इमरान खान साहब के इंटरव्यू की बाज़गश्त है और उसमें जो सवालात उठाए गए हैं उनके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स किए गए हैं। इंटरव्यू के बाद से अब तक 2 दिनों में पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स इसके अंदर पूछे वाले जो सवालात हैं, जो सवालात मैंने उठाए, वो सवालात और उनके जवाबात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं प्राइम मिनिस्टर को लोग तनकीद कर रहे हैं और कहीं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इंटरव्यू के हवाले से मिला जुला एक रद्द अमल है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये एक बैलेंस्ड और बेहतर इंटरव्यू था। वो सवालात जो इससे पहले इंटरव्यूज़ में रह गए थे या नहीं उठाए गए, वो आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने कम अज़ कम रखे और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मंशा के मुताबिक उनका जवाब दिया। मैं वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए गया था, कोई झगड़ा करने तो गया नहीं था। और मेरा ये मानना है कि 1-on-1 इंटरव्यू के अंदर आप सवाल पूछें और जवाब हासिल करें। आपको लगता है जवाब गलत आ रहा है तो आप लुकमा दें, लेकिन वहाँ पर आप ग्रिलिंग करना, वहाँ पे आप किसी झगड़े जैसी कैफियत करना या अदालत बना देना वो मुनासिब नहीं है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर के आदमी से बात कर रहे होते हैं तो आप सवालात ज़रूर सामने रखें, टफ से टफ क्वेश्चन पूछें, लेकिन जवाब देने का हक उन्हीं का होता है। अब आ जाएं उन 10 चीज़ों की तरफ जो मैंने लिख कर रखी हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई और कुछ चीज़ें उन्होंने खुद मुँह से बताई, कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज और कुछ मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की। ये 10 चीज़ों में से जो पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान को आज भी इस बात की फिक्र नहीं है कि वो इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं, और ये बड़ी अहम चीज़ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी मुझे ये कहा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाकात है उसमें भी ये कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना इक़्तिदार बचाना है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, लोगों के लिए कर सकता हूँ, मईशत के लिए कर सकता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ, अवाम के लिए कर सकता हूँ, अपने इक़्तिदार के लिए मैं आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़। ये उन्होंने कहा, मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। और ये मैंने उनकी बातों में महसूस किया कि ये आदमी एक झटके में हुकूमत छोड़ देगा अगर इसके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ाया गया तो, और इस बात की उनको फ़िक्र नहीं है। यानी अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में ये किसी और को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक तो मैंने ये चीज़ महसूस की और उन्होंने कही भी ये बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि कुछ अहम तरीन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं। यानी जो इंक्वायरी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है उसमें उनकी 2 कंपनीज के अंदर ही 23 अरब का घपला निकला। इसी तरह बहुत सारे अहम तरीन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं। उनमें कब्जा ग्रुप भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और ऐसे माफियाज हैं जो सियासी जमातों के साथ मिलकर कार्रवाई डालते थे। उनके खिलाफ कुछ इंक्वायरीज हो रही हैं और वो वफाकी महकमे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करके बड़े तगड़े और सख्त एहतसाबी मुकदमात बनने जा रहे हैं। नैब में
FIA में और दीगर इदारों में। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है जो इमरान खान साहब ने मुझे बड़ी खुल के बताई इंटरव्यू में भी, और उसके अलावा भी, कि अब जो है वो एहतसाब जिस किस्म का अब होगा उसमें सबूत बड़े तगड़े होंगे और ये लोग बच नहीं पाएंगे। वो इसलिए कि इससे पुराने केसेस जो है पुरानी हुकूमतों ने बनाए थे, उन्होंने हर केस के अंदर गुंजाइश छोड़ी थी बचने की। लेकिन अब जो इमरान खान की हुकूमत में केसेस बन रहे हैं वो प्रॉपर इंक्वायरी होकर बन रहे हैं, तो उसमें बचने की गुंजाइश निश्ता। तीसरा अहम नुक्ता, खान साहब ने यह तस्लीम किया कि जो निज़ाम की खराबियां हैं उनको एक झटके में वो दूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो रिएक्शन आता है और उसका इम्पैक्ट उल्टा हो जाता है। उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम ठीक नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ मईशत का निज़ाम ठीक नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं एकदम करूँगा तो वही होगा जब मैं इक़्तिदार में आया और मैंने एकदम सारे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, ग्रे एरियाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की और चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश की कि या ये स्याह है ये सफ़ेद है। तो उसका ये रिएक्शन आया कि लोग बेरोज़गार हुए और ब्लैकमेल किया गया गवर्नमेंट को, और मईशत जो है उसको जानबूझकर डाउन किया गया, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा ये मैं एकदम नहीं कर सकता, मैंने ये करके देख लिया है, ये सारा कुछ मुझे स्लो स्लो करना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े तगड़े जो है माफियात हैं, जितने बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं उनके सियासी जमातों से ताल्लुकात हैं, और ज़्यादा उन सियासी जमातों में हैं जो इक़्तिदार में नहीं है, अपोजिशन के साथ हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ मिले हुए हैं और वो काम नहीं करने दे रहे और अब तक नहीं करने दे रहे। इमरान खान साहब के पास बाकायदा एक लिस्ट मौजूद है जिसमें उनको पता है कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट उनके साथ क्या क्या ज्यादती कर रहा है और कहाँ कहाँ रोड़े अटका रहा है। तो ये है निज़ाम की खराबी पे उन्होंने बात की कि एकदम हम ठीक नहीं कर सकते। महंगाई पे उन्होंने कोई आसरा नहीं करवाया कि ये जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, महंगाई हर दौर में बढ़ती है, अगर आमदन बढ़ती रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमदन बढ़ने के इम्कानात है नहीं कोरोना वायरस की वजह से और मईशत की वजह से। पाकिस्तान बेशक कोरोना वायरस से बहुत हद तक बचा है, लेकिन दुनिया नहीं बची, उसके असरात पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं और मज़ीद पहुंचेंगे भी। तो महंगाई पे जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उस पर यह कोई टाइम लाइन नहीं दी कि कब तक महंगाई पाकिस्तान से दूर हो जाएगी, और रोज़गार जो है वो नहीं बढ़ेगा आने वाले वक्त में, मईशत जल्दी बेहतर नहीं होगी। इसका टाइम फ्रेम जो है वो दे नहीं पाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसकी साफ साफ वजह यह है कि अभी भी महंगाई को काबू करने में, मईशत को बेहतर करने में इमरान खान साहब की हुकूमत जाते जाते अभी 3 साल पड़े हैं, तो इतना टाइम तो लगेगा। और जब उनका आखिरी साल होगा तब शायद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में महंगाई, मईशत और दीगर चीज़ों की कुछ सूरत बेहतर हो। रोज़गार बढ़ने के मौके भी उतनी तेज़ी से नहीं मिलेंगे जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस के बगैर मिल सकते थे। बहरहाल ये एक और आजमाइश है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। इसराइल के मामले पर उन्होंने ये तो तस्लीम किया कि पाकिस्तान पर दबाव है। उन्होंने ये भी बताया, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पर दबाव है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान को लालचें दी गई हैं, फैटफ में से नाम निकलवाएंगे, आपकी मईशत में आपको सपोर्ट करेंगे, IMF की शराइत नरम करवा दी जाएंगी। ये वो सारी लालचें जो पाकिस्तान को दी गई, और पाकिस्तान पर दबाव किस किस्म के डाले गए कि इन्हीं सारी चीज़ों को उल्टा कर देंगे, पाकिस्तान के लिए सख्तियाँ पैदा कर देंगे आलमी इदारों की जानिब से और कई ममालिक की जानिब से। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा कि कौन से मुल्क हैं जो दबाव डाल रहे हैं और क्या उनमें गैर मुस्लिम मुल्क हैं या मुसलमान भी हैं, तो उन्होंने कहा आगे बढ़ें। अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तो इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि सऊदी अरब और अरब ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करें। अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, ताकि सऊदी अरब के रास्ते का कांटा दूर हो जाए और वो भी इसराइल को तस्लीम कर सके। ये था इसराइल के मामले पे 5वां नुक्ता। छठा जो एक नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हार है ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करने वाली है, और इसी वजह से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने हासिल की, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान से दोबारा राब्ते शुरू कर दिए हैं। और जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया
कि सऊदी अरब रूल ओवर नहीं करेगा, यानी जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है वो पाकिस्तान के पास मज़ीद अगले साल के लिए नहीं रहने देगा बल्कि वापस मांगेगा, तो इमरान खान साहब ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सऊदी अरब जो ऐसा करने जा रहा था, ऐसा करना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही, अब वो ऐसा नहीं करेगा। एमबीएस के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे उसके दामाद के साथ। तो इस वजह से उनका एक सुनहरा दौर चल रहा था। पूरी की पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA जो शाही ख़ानदान है उसकी प्रोटेक्शन में लगी हुई थी। बेहतरीन हथियार वहाँ पे लगाए हुए थे, दिफाई सिस्टम वहाँ पे लगाया हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद डेमोक्रेट्स किस तरह लेते हैं सऊदी अरब को और सऊदी शाही ख़ानदान को, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान से रब्ता किया है कि जहां जहां वो जंगें छेड़ना चाह रहे थे, अब वहां अमन की बात की जाए और पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले करे। यह है पाकिस्तान की ताकत। इमरान खान साहब ने इसका इशारा भी दिया और बाकी बात आप खुद समझ जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के हारने से सऊदी हुक्मरानों के रवैये तब्दील होना शुरू हो गए हैं। 7वां नुक्ता, यह बड़ा अहम नुक्ता है कि चीन के साथ इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि हमारा मुस्तकबिल अब चीन के साथ जुड़ा है। मैं आपको कई दफ़ा कहता हूं कि इंडिया को अमेरिका ने चीन के खिलाफ तैयार किया, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और फिर इंडिया के साथ अमेरिका को कंप्रोमाइज़ करने पड़े क्योंकि चीन के खिलाफ तैयार किया हुआ इंडिया को अमेरिका ने, लिहाजा उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी एक ताकत चाहिए थी। अगर अमेरिका चीन के साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा, तो पाकिस्तान फिर चीन के साथ जाएगा अल्टीमेटली। और जब मैंने उनसे सवाल किया, टू फ्रंट वॉर का जो खतरा भारतीय दिफाई तज्जियाकार देख रहे हैं कि इस दफ़ा अगर कश्मीर या लद्दाख में लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं होगा कि खाली चीन के साथ होगी या ऐसा नहीं होगा कि खाली पाकिस्तान के साथ होगी। इस दफ़ा उनको दोनों महाजों पर लड़ना पड़ेगा, दोनों फ्रंट्स के ऊपर लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी और चीन से भी, और ये एक बड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौजी लड़ने में बहुत कमाल हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी और उनकी फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं, बड़ी एडवांस्ड हैं। अगर इन दोनों के साथ भारत की लड़ाई होती है तो वो अपना वो सारा खित्ता खो देगा जिसको उसने 70 साल से जोड़ कर रखा हुआ है ज़बरदस्ती। तो ये चाइना और पाकिस्तान की दिफाई शराकतदारी पे जब मैंने सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुस्कुराहट और इससे पहले की जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, वो सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस दफ़ा इंडिया ने अगर लड़ाई की तो दोनों महाजों से उसको कुट पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो खाली पाकिस्तान या खाली चीन से लड़ रहा होगा, माजी में ऐसा होता रहा है। इस मरतबा उसको दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा और वो इतना तगड़ा नहीं है, वो तो चीन से अकेला नहीं लड़ सकता। और अगर साथ पाकिस्तान पड़ गया उस लड़ाई में तो इंडिया के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। 8वां पॉइंट, इमरान खान साहब अपने लिए बेहतर लोग तलाश नहीं कर पाए। हकीकत है, कड़वी है, हकीकत है। इमरान खान साहब की टीम इमरान खान साहब को भी मुतमईन नहीं कर पाई और पाकिस्तान को भी मुतमईन नहीं कर पाई। खान साहब की टीम में आज भी खोटे सिक्के हैं। जैसे कायदे आज़म ने कहा था मेरे पास बहुत सारे खोटे सिक्के हैं, लेकिन उनके साथ कायदे आज़म ने तो काम चला लिया था। अब इमरान खान साहब के पास भी बहुत सारे खोटे सिक्के हैं और उसी तरह के सिक्के उनको चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन हालात बुरे होते चले जा रहे हैं। खान साहब की टीम में मौजूद माफियाज के लोग, ऐसे लोग जो पैसा बनाने में लगे हैं, ऐसे लोग जो खान साहब के विजन के ऊपर नहीं चल रहे और उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लेकिन उनके बगैर गुजारा भी नहीं है और हुकूमत अक्सरियत में भी नहीं है। इत्तेहादियों के साथ बैठ के तो हुकूमत चला रहे हैं। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अच्छा डिलीवर करें। खोटे सिक्के हैं, वो बेहतर टीम बनाने में नाकाम रहे और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो ऑप्शन लेस हैं। दबाव भी है और ऑप्शंस भी नहीं है। यानी उस्मान बुज़दार के बारे में जब मैंने सवाल किया तो खान साहब ने जवाब दिया कि छोटी मोटी करप्शन है उसकी। अब ये इमरान खान साहब जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है, जिसने खुद ज़िंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की, जो 1 रुपए की करप्शन पसंद नहीं करता, वो आदमी इस लेवल तक मजबूर हो गया कि उस्मान बुज़दार अगर यहाँ पे छोटी मोटी करप्शन कर रहा है या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग या नौकरियाँ दे रहा है लोगों को, कोई बात नहीं। वैसे तो ये सारे देते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ ये चीज़ सूट इसलिए नहीं करती कि उन्होंने इसी निज़ाम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था।
वैसे ये छोटी मोटी करप्शन तो है नहीं, उस्मान बुज़दार की बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने पहले दी हैं और मैंने उनकी कॉपीज़ इमरान खान साहब को भी भिजवाई थी, मैंने उस्मान बुज़दार को भी भिजवाई थी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये आदमी इमरान खान साहब की एक मजबूरी है, इसको इमरान खान साहब नहीं हटा सकते फ़िलहाल। और मजबूरी जो है वो भी एक एंगल से नहीं है, बहुत सारे एंगल से है। किसको लेकर आएंगे? पार्टी में लड़ाई हो जाएगी, दूसरा बंदा क्या मुंतखब हो पाएगा, मुमकिन है या नहीं, और अगला बंदा ज़रा सी कोई चीज़ करेगा तो क्या होगा। और जितना टाइम इसने निकाल दिया, अगर इसको निकाल दिया इमरान खान ने, तो कितनी बड़ी तनकीद होगी, कितनी बड़ी बुछाड़ होगी। ये सारी और बहुत सारी और ऐसे फैक्टर्स हैं कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार से अपने आप को नत्थी कर बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली, और अब उसी के साथ जीना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा। बहरहाल ये भी एक मजबूरी है और बहुत सारे खोटे सिक्के और भी इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। नौवां जो अहम नुक्ता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। उन्होंने असेसमेंट नहीं कहा। देखिए असेसमेंट कोई और चीज़ होती है, असेसमेंट ये होती है मुझे लगता है तुम चोर हो, लेकिन इंफॉर्मेशन ये होती है कि मुझे पता है कि तुम चोर हो। असेसमेंट ये होती है कि मुझे लगता है नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया बोलता है वही नवाज शरीफ बोलता है, वो इदारों और फौज के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब है मुझे लगता है कि वो गद्दारी कर रहा है। ये असेसमेंट है। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो किस किस को मिला, कितने बजे मिला, क्या वहां भी चीज़ें तय हुई, कौन कौन से मुल्क के लोग थे, उसके बाद कौन कौन से स्टेटमेंट्स आए। जब उन सारी चीज़ों को मैं जोड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये आदमी गद्दारी कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन इस लेवल की है कि मैं उसको अदालत में साबित नहीं कर सकता। एजेंसियों की रिपोर्टें हैं और एजेंसियों की रिपोर्टों के ऊपर पाकिस्तान में अदालतें फैसले नहीं करती। यानी अगर ये केस इमरान खान साहब अदालत में ले जाएं कि नवाज शरीफ साहब गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनों से मिलकर, उनके एजेंटों से मिलकर, उनसे मुलाकातें करके, उनके साथ चीज़ें तय करके, उनसे राब्तों में रह के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो रहा है, तो अदालत कहेगी जी साबित करें। अब ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं उसकी सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने एक पेपर पे साइन करके दिया है किसी को कि ये मैं गद्दारी करने जा रहा हूं, ये मेरे सिग्नेचर हैं। ये चीजें साबित नहीं की जा सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। गद्दारी को आपने साबित करना है तो वो फिर आपको किसी और सेंस में जाना पड़ता है, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरा बिलीफ है, मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे पक्का पता है कि ये किन किन से मिलके और क्या स्ट्रेटेजी बना के फिर पाकिस्तान की फौज पे हमला करते हैं। यानी मेरे लिए ये बहुत चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये इमरान खान साहब की असेसमेंट है, कि ये मोदी की जुबान बोल असेसमेंट है। अब वो कह रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे मालूमात है इस बारे में कि ये किसको मिलते हैं और फिर क्या कहते हैं। वेरी सीरियस, बड़ा सीरियस एलिगेशन है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा अदालत में ले जाऊंगा तो अदालत कहेगी लाओ जी सबूत, वीडियो पेश करो, बयानात पेश करो, और वहां शर्मिंदगी हो जाएगी। लिहाजा फिर आपको अदालतों का पता है कि अदालतों के अंदर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, तो ये साबित नहीं कर सकते वो कह रहा है। लेकिन है ये गद्दारी, वो इस पर भी कंफर्म है। तो ये नवाज शरीफ साहब का मामला, उस पर उन्होंने ये कहा। और इसका जो एजेंडा है मियाँ साहब का, फौज मुखालिफ एजेंडा, वो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ चोरी बचाने के लिए है और बैक डोर चैनल से राब्ते करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ये उन्होंने कंफर्म किया। कब तक? फैक्ट ऑफ के बिल के टाइम तक। उसके बाद फिर राब्ते टूटे हैं तो फौज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, इमरान खान पे और फौज पे और अदलिया पे भी इवन। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब की राय थी और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। 10वां और आखिरी नुक्ता जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इमरान खान का जो सबसे अच्छा जवाब मुझे लगा और जिसके लिए मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह करे ऐसा वक्त आए। इमरान खान ने मुझे ये कहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, मुझे लगता था उनको देने चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ सवालात के जवाब नहीं दिए, कमज़ोरी शो की है। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा, हमें अपने पाँव पे खड़ा होने दें। पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरियां हैं, हम अपने सफारती ताल्लुकात को बचाने के लिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी के हाथों मजबूर होकर बहुत सारे ऐसे सच हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जब पाँव पे खड़ा हो जाएंगे तो मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा। मेरी दुआ है कि ये सवाल ही ना रह जाएं, इनके जवाब हमें मिलने चाहिए और पाकिस्तान किसी दिन सीना ठोक कर इन सवालों के जवाब दे और दुनिया को हैरान कर दे कि लो
अब हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।